ये जो ड्रामा तन मन नीलो नील, खूबसूरत ड्रामा, और इसकी खूबसूरती, प्रोडक्शन और बाकी चीज़ें, कहानी तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन जो इशू इसमें डिस्कस किया गया है वो मैं रह नहीं सकी कि मैं उसके हवाले से बात ना करूं। इसके ख़ास करके जो लास्ट एपिसोड है उसके आखिरी चंद जो मिनट हैं वो बहुत ही मज़बूत हैं, और उन चंद मिनटों ने पूरे ड्रामे को, एक तो पूरा ओवरऑल ड्रामा भी जो है वो एक स्ट्रगल के ऊपर है। से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि लोगों को एक नया मौजू मिला, लोग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको अच्छे तरीके से पेश नहीं करेंगे, तो हमारी जो जनरेशन है वो सीखेगी कैसे। टीवी बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है और इसका स्टाइल और है, लेकिन एक्टिंग तो दोनों में करनी है। तो ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो इन दोनों मीडियम में जो है वो फ़र्क कैसे समझता है, लेयर है। तो टीवी पे आपको ज़ाहिर है आपके क्लोजअप्स लगने हैं, आपके रीटेक्स होने हैं, आपने स्क्रिप्टेड चलना है, आराम से काम होना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और तरह से परफॉर्म करना होता है। मगर पहली दफ़ा एक ड्रामे के बारे में उनके तीनों के एकदम जो रिव्यूज़ थे ना वो सेम थे। उसमें हमारी सीनियर एक्ट्रेस बैठी होती है और वो ओपिनियन दे रही होती है। ऐसे ये भी होता है ना कि कई दफ़ा हमें कोई एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, मतलब ये एक तरह से जो मीडिया है ना, ये हवाई रोजी जिसे कहते हैं ना, वो उस तरह से सीन है। हवाई रोजी तो हवाई रोजी है ना, मतलब अब आप अगले प्रोजेक्ट के लिए वेट करोगे सारे मतलब इस तरह से शायद घर वाले जो है ना वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि नहीं शायद। हाँ, ये परेशानी घर वालों को भी होती है, हमें भी होती है, क्योंकि मैंने अपने लेजेंड्स को ना एंड पे बहुत बुरे हालात में देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा ख़ान, और आज की पॉडकास्ट ज़्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर जिस पे शायद हम बात करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसे ड्रामे के आर्टिस्ट मौजूद हैं जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली और बहुत ज़्यादा बात हुई, हर हलके में बात हुई। ना सिर्फ एक्ट्रेस ने इनके बारे में बात की बल्कि सहाफ़ियों ने इस टॉपिक पे बात की, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में इस तरह की बात हुई। क्योंकि नॉर्मली हम ड्रामास देखते हैं सास बहू का कल्चर, या फिर धोखा दही, किस तरह मर्द औरतों को धोखा देता है और औरतें मर्द को धोखा देती है, मगर उससे हटकर एक अलग से टॉपिक था। मज़ीद मालूमात जो है ना हम डायरेक्ट उनसे ही ले लेते हैं। हम्माद रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा हमाद, सबसे पहले जो मेरा सबसे बड़ा, क्योंकि जब बात आती ना तनमल नीलो नील ड्रामे की, तो बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं कि एक ऐसा टॉपिक जिस पे शायद हम बात करते हुए खौफज़दा होते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि नहीं इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, इसमें ये शिक है, ये शिक है, ये कानून की हद में आता है, कानून से बालातर हो जाता है, या बहुत सारे केसेस ऐसे हमने अपनी आंखों के सामने देखे हैं जो हमने इल्ज़ाम तराशी की बेस पर लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकते हुए देखा है। आपने इस ड्रामे का एक किरदार निभाया और वो बड़ा ही अहम किरदार था, और उस किरदार को निभाते हुए क्या महसूस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सब क्रेडिट जो है वो डायरेक्टर और राइटर को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का स्क्रिप्ट करना, उसको डायरेक्ट करना, ये बड़े जिक्र का काम। बिल्कुल ऐसे। और मोमना दुरैद, आई एम सॉरी, सुल्ताना सिद्दीकी की प्रोडक्शन थी, और जब तक मैं खास नहीं था तब तक मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये प्रोजेक्ट क्या है या इसका स्क्रिप्ट क्या है। आई थिंक इट्स योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। मेरा टीवी का डेब्यू प्रोजेक्ट है, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा स्क्रिप्ट है। लेकिन जो इससे नाम बहुत बड़े जुड़े हुए थे, सैफ़ी हसन साहब और मुस्तफ़ा अफरीदी जो इसके राइटर हैं, मुस्तफ़ा अफरीदी साहब, तो इनका जो एक नाम, जो एक पेयर है, इनने पहले भी बहुत बेशुमार पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ड्रामास दिए। तो मैंने कहा है तो ये कोई शाहकार, लेकिन नाम ही इतना अट्रैक्टिव था, तन मन नीलो नील। पहले लग रहा था कि ये कोई डांस पे है या कोई तेज़ सा ड्रामा है, इस तरह का है, नाम कुछ ऐसा। हाँ, इस तरह का था, तो ऐसे लगता था। लेकिन जब इसकी कास्टिंग हुई और जब हमने काम किया तो अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा, आपको कास्टिंग से पहले पता था कि इसका असल कॉन्सेप्ट क्या है ड्रामे का? मुझे पूरे स्क्रिप्ट का नहीं पता था, लेकिन हमें हाइलाइट्स का पता होता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम उसका वन लाइनर तो हमें पता होता है, तो पता होता है चीज़ों का, उसके बाद ही हम उसको साइन करते हैं। अच्छा हमारे बहुत सारी चीज़ों में, अब आप क्योंकि बिगिनर थे, बिगिनर्स के लिए बड़ा आसान नहीं होता कि कोई भी आपको कहेगा चलो जी आ जाओ फलाना ड्रामा, हम टीवी का ड्रामा, इट्स नॉट अ, मतलब ये को मजाक भी नहीं था। और एक ऐसी सीरीज़ थी जो बड़ी
टेक्निकली हैंडल की गई है। मैं इस सीरीज़ को मतलब बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर अपना तज्जिया पूरा लिखा। आसमा शिराजी का मैं ओपिनियन इस पे देख रही थी कि एक ड्रामे के ऊपर एक जर्नलिस्ट ने बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन दिया कि ये अक्कासी करता है हमारे बहुत सारे जो है ना मामलात की, जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। इस एक्सपीरियंस को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? मुझे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा, क्योंकि ड्रामा एक ऐसा मीडियम है हमारा, बल्कि ड्रामा इस वक्त सबसे ज़्यादा देखा जाता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे मर्द, हमारे बहन भाई सभी ड्रामा देखते हैं और हमारा ये कल्चर है। बिल्कुल ऐसे। तो ड्रामा के ज़रिए हम सबसे अच्छे तरीके से कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो ड्रामे का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपके मुआशरे में जो चल रहा होता है वो ड्रामे में दिखाना होता है और बताना होता है कि ये करना है और ये नहीं करना। तो बेसिकली ये एक मैसेज भेजने का एक तरीका है इंफोटेनमेंट के ज़रिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए और इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने चाहिए। सही सी बात बतानी है, कितने पैसे दिए? नहीं नॉर्मली देखिए ये सुना जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये सुना जाता है कि पैसे देख के आप काम करते हैं, पर्ची है, ये सब कुछ चीज़ें बिल्कुल होता भी होगा ऐसा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो एक शेर है ना वाजिद साहब का कि न सिर्फ ये कि बनाते हैं आबो गिल से चिराग, हमें चिराग की लौ भी बनाना पड़ती है। तो मेरा तो एक सफ़र है, पहले मीडिया से शोबिस तक आने का, फिर थिएटर किया, थिएटर के बाद कराची मूव हुए, उसके बाद ऑडिशंस दिए, कॉन्टैक्ट्स, इधर से नंबर लिया, उधर से ऑडिशन दिया। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पर्ची नहीं थी मेरे पास और उस टैलेंट जितना अच्छा, वैसे जिन्होंने थिएटर किया होता है ना उनके लिए ड्रामा इज सो इजी, लाइक आपको क्या लगा कि थिएटर करने के बाद, क्योंकि वो एक लाइव परफॉर्मेंस होती है, वहाँ अपने रिकॉर्डेड चीज़ों को करना होता है, क्या फ़र्क लगा आपको? डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ पिछले सवाल के जवाब के बाद, पर्ची वाले से। तो थिएटर किया हुआ था और इसकी कास्टिंग चल रही थी, पता लगा कास्टिंग हो रही है, तो मैंने भी कांटेक्ट किया टीम से। तो ये कैरेक्टर था अल्लाह की तरफ से हमारे लिए। तो सैफ़ी हसन साहब इसके डायरेक्टर हैं, उनको समझ आई कि ये लड़का कर सकता है, उन्होंने मुझे चांस दिया, क्योंकि टीवी पे मेरा पहला काम था और इससे पहले थिएटर किया हुआ था। तो उनको भी मुझ पे उम्मीद लगी कि लड़का कर सकता है, थिएटर से आया है। और सैफ़ी भाई का ये, उनके बारे में आप जिससे भी पूछते हैं तो वो नए टैलेंट को प्रमोट भी करते हैं और वहाँ पर्ची नहीं चलती, क्योंकि जो सैफ़ी भाई के साथ काम करता है उनको पता है कि वो उनके साथ काम करना ही बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत बड़े अदाकार हैं, बहुत बड़े इंसान हैं और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अंदर से चीज़ निकालते हैं, अंदर से निकालते हैं। तो उनके साथ पहला प्रोजेक्ट था, उन्होंने मुझे कोई पर्ची नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उनको लगा कि इस करैक्टर में मैं फिट आता हूँ, तो मुझे उन्होंने चांस दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि उसको निभा सकूँ जितना कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और इंडस्ट्री में मुझे भी ऐसा ही लगता था इससे पहले कि जब तक पर्ची नहीं होगी, जब तक मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं होगा या जब तक कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं मिलूंगा, मुझे हम टीवी जैसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा बन सकता हूँ। तो मैं खुद शायद इससे पहले ऐसी चीज़ों पे बिलीव रखता था। 80% यही कंट्रोवर्सीज चलती हैं कि शॉर्टकट्स जो होते हैं ना वो आपको इख्तियार करने पड़ते हैं बड़ी स्क्रीन पे जाने। बिल्कुल। तो मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन मेरे यहाँ अल्लाह की तरफ से अल्लाह की अता थी, तो वो काम सीधा हो गया और अल्लाह ने एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का पहला मौका मिला। और पिछले सवाल का जवाब ये है कि थिएटर एक अलग मीडियम है और टीवी एक अलग मीडियम है। शायद आपने दोनों में एक्टिंग तो करनी है। अब थिएटर पे आप एक्टिंग करते हैं तो उसके पैरामीटर्स कुछ और हैं, क्योंकि थिएटर में आपने लाइव काम करना होता है, आपने पूरे का पूरा दिखना होता है, आपने एक दफ़ा ही स्क्रिप्ट बोलना है, एक ही दफ़ा ही एक्सप्रेशन देने हैं, एक दफ़ा डायलॉग बोलना है। तो उसमें आप गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसमें कोई स्पीकर नहीं, कोई माइक नहीं लगा हुआ, आपने अपनी थ्रो के ज़रिए हाल में बैठे आखिरी बंदे तक अपनी आवाज़ भी पहुंचानी है। तो जाहिर है आप चीज़ों को लाउड करेंगे, आप लाउड एक्सप्रेशन देंगे, आपके जो तासरात होंगे वो और तरह से होंगे। टीवी बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है और इसका स्टाइल और है, लेकिन एक्टिंग तो दोनों में करनी है। तो ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो इन दोनों मीडियम में जो है वो फ़र्क कैसे समझता है, लेयर है। तो टीवी पे आपको जाहिर है आपके क्लोजअप्स लगने हैं, आपके रीटेक्स होने हैं, आपने स्क्रिप्टेड चलना है, आराम से काम होना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और तरह से परफॉर्म करना होता है। तो
एक नया तजुर्बा था मेरे लिए। जब मैं थिएटर से टीवी की तरफ आया हूँ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मुझे तो आदत थी ऊंचा ऊंचा बोलने की, लंबे लंबे पॉजेस देने की, क्यों आएगा वो, एक वो होता है ना ऑडियंस सामने बैठी है उसकी एनर्जी मिल रही होती है, तो वो अलग मीडियम से हम आए थे। वो प्रैक्टिस हमारी जो थी वो इस तरह से थी कि स्क्रिप्ट याद हो गया, 2-2 3-3 सफ़े हमने याद किए हुए, बल्कि 2-2 3-3 100 सफ़े भी याद किए होते थे। तो एक्टर्स आ रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, ठक 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 परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल और था। तो फिर सैवी भाई ने मुझे काफ़ी, क्योंकि वो खुद उन्होंने थिएटर किया हुआ है तो उनको अंदाज़ा था कि बच्चा थिएटर से आया, तो उन्होंने काफ़ी मुझे समझाया कि बेटा इस तरह से, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, आपका माइक जो है वो यहाँ पे लगा होता है और माइक इतना सेंसिटिव होता है कि आप हल्का सा भी बोलेंगे तो वहाँ आवाज़ चली जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो आपको वो कैलकुलेटेड एक्सप्रेशंस, कैलकुलेटेड आपको वॉइस ये आपको करनी होती है टीवी पे, और ये आप जब करते हैं तभी सीखते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अच्छा हमारा, आपने सोचा होगा कि मैं कोई ड्रामा करूँगा, उसमें जो एक रवायती स्टोरीज़ होती हैं जिसमें जनाब जी एक रोमांटिक लव स्टोरी होगी जिसमें ट्रायंगल चल रहा होगा या फिर सास बहू की ऐसी कंट्रोवर्सी होगी, तो जब आपको ये प्रोजेक्ट बताया गया कि ये इस तरह है इस चीज़ के ऊपर, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में आती हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता है 2 मिनट में फतवे लग जाते हैं और 2 मिनट में जनाब जी लोग साइड पे कर देते हैं। इस टॉपिक के लिए आपने कोई ख़ास स्पेसिफिक अपने आप को सिचुएशनल तैयार किया था, या फिर आपने कहा था कि ठीक है रैंडमली जिस तरह हमें कहे जाएंगे हम करते जाएंगे? मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि वो सीन है जिस पे जो ज़्यादा ज़ेरे बहस है वो लास्ट एपिसोड का है। तो लास्ट एपिसोड तक लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा पहले हमने कभी टीवी पे देखा ही नहीं है। तो एक बड़े जिगरे वाला काम था। तो मेरा काम जो है वो इससे पहले ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर था उसमें नुमान मसूद साहब की मैंने जवानी का कैरेक्टर किया था, तो मेरा काम उस एपिसोड से पहले ख़त्म हो गया था। तो मुझे उसके आगे के स्क्रिप्ट का अंदाज़ा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरा स्क्रिप्ट ही नहीं है तो मैंने नहीं पढ़ा उसका, तो मैं तो कोई तैयार नहीं था। जब वो ऑन एयर हुआ तो फिर हमें अंदाजा हुआ कि ये हम क्या कर बैठे हैं। नहीं, हम नहीं, आई एम हैप्पी कि हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट किया। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। वो एक ऐसा मैसेज है जो हर मुझे लगता है कि हम मुसलमान हैं, जिसका जो भी नज़रिया है वो इससे राज़ी होगा इस बात से कि नहीं, गलत फहमी में किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी इसके बाद कुछ ज़्यादा डिस्कशन में आ गई, क्योंकि इस पे जब हम आम वो देखते हैं ना टीवी शो होते हैं उसमें 3 ख़वातीन बैठी होती हैं और वो ओपिनियन दे रही होती है अपना रैंडम के इस ड्रामे में यूँ था। मगर पहली दफ़ा एक ड्रामे के बारे में उनके तीनों के एकदम जो रिव्यूज़ थे ना वो सेम थे। उसमें हमारी सीनियर एक्ट्रेस बैठी होती है और वो ओपिनियन दे रही होती है। अच्छा, वो तो हमने सुना उसके बाद फिर हमने देखा कि सहाफ़ियों ने उसको डिस्कस किया। सहाफ़त के म्यार पे अगर एक ड्रामा उतरा, इसका मतलब ये कि एक ऐसी चीज़ हट के बनाई गई है जिसमें बहुत कुछ सीखने को है। और ये सब चीज़ें जो भी चल रहे थे ना मामलात, इन तमाम मामलात के साथ साथ हमारी शायद माइंड बिल्डिंग भी हो रही थी। जनरेशन जो हम कर रहे होते हैं वही सब कुछ सीख रही होती है। आपको क्या लगता है, आप तो लाइव परफॉर्मेंस दे के सामने वाली ऑडियंस से सब कुछ फ़ौरन से आप फीडबैक ले लेते हो, इस ड्रामे के बाद कैसा फीडबैक मिला? बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे, हर तबके से, हर तरह जिस नज़रियात के लोग, हर तरह का नज़रिया पाकिस्तान में पाया जाता है। और मुझे ज़ाहिर है हम सोशलाइजिंग करते रहते हैं, हम तरह के लोगों से मिलते हैं, फैमिली से, दोस्तों से, अपने मीडिया के दोस्तों से, जनरल पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि लोगों को एक नया मौजू मिला। लोग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको अच्छे तरीके से पेश नहीं करेंगे, तो हमारी जो जनरेशन है वो सीखेगी कैसे? बिल्कुल ऐसे। तो ये एक अच्छी कोशिश थी, कि एक अच्छा काम था, और मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हर जगह से। और मुझे तो बल्कि एप्रिसिएशन मिलती है जब भी मैं बताता हूँ कि मैंने तन मन नीलो नील में काम किया, तो हर बंदा बाकायदा उस ड्रामे को इज़्ज़त देता है, तो बड़े एहतराम से मिलता है हमसे कि आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। तो पाकिस्तान में हर तरह के, हाँ किसी को वो बुरा भी लगा होगा तो ये जाहिर है उसका अपना नज़रिया, हम उस पर तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें मॉब रिएक्शन जो फ़ौरन
एंड एपिसोड End episode, एंड हाँ। एपिसोड इज एंड एपिसोड बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें उसने मिशाल तो तहलका खान मचा एंड दिया। पे हाँ। मिशाल खान को दिखाया गया और उसके साथ जिस तरह चीज़ें उसकी पिक्चर्स और चीज़ें शेयर की गई, मतलब एक ऐसा मसला हाईलाइट कर दिया कि जिसके बाद सारा ड्रामा एक तरफ और वो जो एंड वाला जो End वाला scene कंक्लूजन है, निकाला ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में सवालिया निशान कर दी, क्योंकि वाकई में ऐसा होता है हमारे माशरे में कि एक शख्स अपनी ज़ाती रंजिश के तहत कुछ भी कर बिल्कुल गुजरता ऐसे ही, बिल्कुल है। ऐसे। ब्लास्फेमी इज मतलब इतनी एक आम सी बात हो गई जैसे कोई बात ही नहीं है यहाँ बिल्कुल पर। सही बात। अच्छा, इन तमाम सीरीज में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सीन जो आपको करते हुए ऐसा लगा कि जैसे यू इन्वॉल्व इन दैट? मैं आपको बताता हूँ। एक सीन था जिसमें कैरेक्टर एहसान ने मर्डर करना है, और जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ गाड़ी चलाने के लिए, तो मेरे अंदर फील, जाहिर है मैं वो फील दूंगा तो ऑडियंस तक पहुँचेगी। तो मैंने फील करना है कि मैं एक इंसान का कत्ल करने लगा हूँ और वो बेचारा उसने का कोई कसूर नहीं है। तो मैं अपनी अना के लिए, मैं अपनी मोहब्बत, लाहासिल मोहब्बत के लिए, अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए मैं एक बंदे का कत्ल करने जा रहा हूँ। तो वो एक फ़ील जो मैंने ली उस वक्त, वो सीन मेरे लिए वाकई बड़ा मुश्किल था करना यार। मतलब हालांकि वो तो सीन के परफॉर्म कर रहे थे ना, उसमें तो किसी को कत्ल नहीं करना था, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं, ऑन सेट होते हैं, तो हम उस किरदार के अंदर तो होते हैं। तो वो मेरे लिए वाकई एक बड़ा मुश्किल था। हालांकि उसमें कोई डायलॉग नहीं है, बस मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मैंने गाड़ी मार देनी है अगले बंदे में। तो मेरे लिए वो सीन ऐसे करना ही एक मुश्किल था कि ये तो वायलेंस है और एक इंसानी जान का जो ज़िया है वो कितना बड़ा जुर्म है। तो किरदार करते हुए भी हमें उससे खौफ आता है। हाँ, इंसानियत जो इंसान के अंदर है उससे तो हम बिल्कुल कभी ऐसे भी ही है। अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। मगर जब वो तल्ख रियलिटी को देखो तो ऐसा लगता है जैसे आप वो तल्ख फेस है हाँ, जो आप बिल्कुल कर सही बात। गुजरे। कभी इस तरह का गुस्से वाला रिएक्शन आया किसी की तरफ से कि ये क्या किया? आवाम क्योंकि रियलिटी देखती है ना, वो तो कहती है कि लो भाई करेक्टर है। हाँ, वो आता है काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आई, ये तुमने क्या किया। अब भी लोग अब तो छेड़ते हैं काफ़ी कि यार तुम तो कातिल हो, तुमने वो बंदा मार दिया अपनी मोहब्बत के लिए, वो भी नहीं मिली। तो कुछ चेज़ा लेते हैं दोस्त जो हैं, बाकी कुछ, लेकिन ऐसा कोई हार्श रिएक्शन नहीं मिले, क्योंकि लोग इतने अब आई थिंक हो गए हैं अवेयर कि उनको पता है कि ये इनका काम है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये तो हमें दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, काफ़ी लोग एजुकेशन की तरफ आ गए, काफ़ी लोग बाशऊर हैं। तो आई थिंक मुझे तो अभी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं मिला जिससे मैं दिल बर्दाश्त हूँ कि तुमने क्या कर दिया। नहीं, ऑब्वियसली ये मतलब ये तो हर किसी ने, मेरे ख्याल से जिन्होंने नहीं भी ड्रामा देखा होगा ना, इसकी स्टोरी का एंड देखने के सबने बाद देखा है ना, है, सबने उसके देखा है। बाद फिर बहुत सारे लोगों ने उसको रिपीट करके देखा है दोबारा से। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने खुद वो ड्रामा कई बार देखा है, हालांकि मैंने उसके अंदर था, मैंने बैक स्क्रीन देखा सब कुछ, उसके बावजूद भी मैं उसके शहर से कभी तक नहीं निकल सका। इसके बाद फिर ऑब्वियसली बहुत सारे ड्रामों की बौछार हो गई होगी, नए लोगों के साथ कनेक्शन हो गए होंगे। क्या उसके बाद आपकी अपनी? उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आना और इस इंडस्ट्री में आपको काम करना एक वाकई मुश्किल फेज़ होता है। और उस बंदे के लिए जो बिल्कुल जिसके रूट्स इधर है ही नहीं मीडिया के अंदर या शोबिस के अंदर, क्योंकि हमारी फैमिली में से कोई भी बंदा इस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करता दूर दूर तक। तो हम जैसे लोगों का इधर ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर होगी, क्योंकि एक हमें क्या कहते हैं क्रेडिट्स पे बात आ गई, एक हमें नाम मिल गया कि तनमा नीलो नील आपने किया है, और अल्लाह का शुक्र एक अच्छी टीम के साथ काम किया। उसके बाद 1-2 प्रोजेक्ट मुझे ऑफ़र हुए, वो मैंने किए भी, 1-2 नहीं भी कर सका। तो अब और मज़ीद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। ये था कि जो मेरा सफ़र यहाँ तक आने का था ना, वो पूरा हुआ। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बेसिकली बुरे वाला से। बुरे वाला से? हाँ, बुरे वाला से। तो कैसे कराची पहुंचे? ये बुरे वाला से हम लाहौर आए थे पहले। लाहौर हमारा महबूब शहर है। एजुकेशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन के बाद मैं लाहौर आ गया था। तो तब तक अंदाज़ा नहीं था कि मैं एज एन एक्टर काम करूँगा, क्योंकि मुझे मीडिया का शौक़ था, स्टेज पे आने का शौक़ था, स्क्रीन पे आने का शौक़ था, लेकिन एज एन एक्टर नहीं। मतलब कि किसी भी तरह आ जाऊँ, कोई करियर काउंसलिंग नहीं थी, कोई ऐसा ट्रैक फिक्स नहीं किया था। लेकिन जब इधर लाहौर आए, नए लोग मिले, नई चीज़ें देखी, एक्सपोजर चेंज हुआ और मामलात बदले। तो न्यूज़ में मुझे अंदाज़ा हुआ, नुमान इजाज़ साहब का प्रोग्राम चलता था जी सरकार, न्यू टीवी पे, मैं उसकी टीम में भी था।
मैंने कहा मैं काम करता हूँ। तो वहाँ मैं हनुमान जहाँ साहब को देखता था तो मैं बड़ा उनसे मुतासर हुआ कि यार काम तो ये अच्छा है, इसमें कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, अपनी मर्जी का काम है। और मैं जॉब नहीं कर पाया। इससे पहले मैंने 2-3 जो जॉब थी वो छोड़ दी, क्योंकि मुझसे ये मेरा मिजाज इस तरह से है कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर पाता। और एक ही तरह के लोग, एक ही तरह का बेंच, एक ही तरह की कुर्सी, एक ही जगह पे लैपटॉप पे बैठना मेरे लिए थोड़ा तकलीफ दे होता है। 10, 12, 20 1 महीने के बाद मेरी उस इन्वायरमेंट से मैं तंग आ जाता हूँ। तो ये चेंज करने वाला मेरे अंदर था। मैंने कहा कोई ऐसा काम हो जिसमें घूमना फिरना भी हो, जिसमें चीज़ें फिक्स नहीं हो, चीज़ें तब्दील होती रहें और में शोहरत भी हो और जो हमारी पैसा भी हो, ऑफ कोर्स हमें चाहिए होता है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए। अच्छा, घर वालों ने मुखालफत नहीं बहुत की? ज़्यादा, क्योंकि बहुत जब ज़्यादा। आप बता रहे हो ना बुरे वाला से, तो लोग कहते हैं कि नहीं लो अब यूं होगा, अब ये होगा। घर वाले तो बिल्कुल ही इस चीज़ से एग्री नहीं थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि तुम तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, कोई भी नहीं ये समझता था मुझे कि तुम ये कर सकते हो। और उनको ये लगता था कि लड़का टैलेंटेड है, कुछ कर लेगा। जब मैं न्यूज़ में था तो उनको अच्छा लगता था कि वो न्यूज़ एंकर बन गया है, अच्छी बात है, कर लेगा। इससे पहले तो ये भी नहीं मानते थे कि आप न्यूज़ एंकर भी बन सकते। तो जब मैं बन गया तो उनको लगा कि ठीक है चलो कुछ कर रहा है। लेकिन जब मैंने न्यूज़ डिपार्टमेंट को छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, तो वो कहते हैं क्या कर रहे हो, मतलब तुमने, मेरा वैसे ग्रेजुएशन जो है वो कंप्यूटर साइंसेज में। अच्छा, तो वो कहते थे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों नहीं बनते हो, आप वो करो, आप इधर चले जाओ, आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते हो। ज़ाहिर है उनका ये राइट था, कहना चाहिए उनको, उनकी उम्मीदें मुझसे होनी चाहिए। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। और अमूमन हमारे दोस्त या हमारे जैसे लोग यही करते हैं। तो मैं भी एक नई समझ चल पड़ा हूँ। तो एक उनके लिए मुश्किल था इसको एक्सेप्ट करना, मेरे लिए तो था ही था, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था कि ये पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा, टाइम ज़ाया कर रहा है। क्योंकि ये गोल्डन टाइम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, 2-3 साल होते हैं, आपने अपने आप को सेट करना, उसके बाद उसी पे आपने चलना। तो उनको काफ़ी खौफ थे, मुझे भी। अच्छा, ये भी होता है ना कि कई दफ़ा हमें कोई 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। मतलब ये एक तरह से जो मीडिया है ना, ये हवाई रोजी जिसे कहते हैं ना, वो उस तरह से सीन है। हवाई रोजी तो है, हवाई रोजी है ना। मतलब अब आप अगले प्रोजेक्ट के लिए वेट करोगे सारे मतलब इस तरह से शायद घर वाले जो है ना वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि नहीं शायद। हाँ, ये परेशानी घर वालों को भी होती है, हमें भी होती है। हाँ, क्योंकि हमें क्योंकि पता ही मैंने नहीं। अपने लेजेंड्स को ना एंड पे बहुत बुरे हालात में देखा है। हम यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, कोई हमारे अपने मीडिया के कुलीग्स जो है ना वो भी फरामोश कर देते हैं चीज़ों को। मैं इसमें मेरा एक अपनी राय है, वो मैं लाजमी दूंगा कि बाकी जितने भी फील्ड हैं हमारे, डॉक्टर, इंजीनियर, जॉब करते हैं पुलिस में, सर्विसेज में, हज़ारों डिपार्टमेंट्स में हम जाते हैं, हमें पता होता है कि हमें इतने पैसे मिलने हैं, हमें पेंशन मिलनी है। हम पूरी लाइफ को मद्देनज़र रख के उस फील्ड में घुस जाते हैं। हमें पता होता है हम सबसे पहले क्या चीज़ सेव करते हैं कि हमारा कल अच्छा हो, हमारा कल अच्छा हो, उसकी बुनियाद पर हम फैसले कर लेते हैं। तो ये जिस फील्ड का हम इंतखाब करते हैं, जैसे मैं हूँ, अभी कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, 27 साल का, तो अभी मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि मैं जिस शोबे का इंतखाब कर रहा हूँ इसमें मेरा फ्यूचर है कि नहीं है, मैं कल को सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ जिसमें मुझे पता है हवाई रोज़ी है, इसमें मुझे इस चीज़ का पता है कि कल को मुझे काम नहीं भी मिल सकता, मैं डाउन भी जा सकता हूँ, कल को फाके भी हो सकते हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा है, 100 तरह के मसाइल आ सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई हमारी फिक्स जॉब नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं है। एक प्रोजेक्ट मिलता है, अगले का पता नहीं होता मिलना है कि नहीं मिलना। तो फिर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम अपने बारे में, हम क्या करेंगे, हम बस उम्मीद पे चलते हैं। तो इसका इंतखाब मैं खुद कर रहा हूँ। मैं जिस कंट्री में रहता हूँ मुझे यहाँ के हालात का पता है। तो अगर कल को मेरे साथ अल्लाह ना करे ऐसा कोई हो, या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें मैं लाचार हो जाऊँ, लोगों की मुझे मदद चाहिए हो, तो आई थिंक ये फ़ैसला मैंने अपने लिए खुद किया। मुझे चाहिए कि मुझे साथ कुछ और भी कर लेना। अगर मुझे इस चीज़ का खौफ है कि मुझे कल को काम नहीं मिलेगा या मेरा सर्वाइव जो है वो मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे आज से ही कुछ ना कुछ साथ कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो शोबिज़ है या जो आर्ट है, ये आपका शौक़ तो है, लेकिन आपने ज़िंदगी के बाकी मामलात भी चलाने। तो या आप इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इसी से बहुत ज़्यादा कमा लूँगा,
मैं इसी से इतना ज़्यादा कमा लूँगा कि मेरी अगली ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजर सकती है। तो अगर आप इस बिलीव के साथ यहाँ खड़े हैं तो मुझे लगता है कि आप कर जाएंगे। अगर आपका बिलीव सिस्टम थोड़ा सा वीक है तो फिर आपको साइड बिजनेस या कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो अगर कल को ऐसा कोई मामला होता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, या जिनके ऐसे हालात हमने देखे हैं हमारे लेजेंड्स के, तो इसमें मैं उनका कसूर भी नहीं कह सकता क्योंकि वो बड़े हैं, कुछ चीज़ें कुदरती भी हो सकती हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें उनसे लेसन लेना चाहिए। अब जो हम नए हैं कि कल को अगर हमारे ये हालात होते हैं तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए हमें आज से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो साथ बिजनेस भी करते हैं, कुछ काम करते हैं, ठीक, तो ये एक अच्छी चीज़ आप कर भी सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपना ब्रांड बना लें। 100 तरह के काम है, अगर आपको इस चीज़ के खदशात हैं तो मुझे लगता है कि हमें वो काम कर लेना चाहिए। अच्छा, मेरा ना अब लास्ट आपसे ये सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि आप स्टेज पे काम कर रहे थे। हाँ। स्टेज पे जो पैसे होते हैं वो थोड़े सही होते हैं, ठीक है, मगर एकदम से जब आपने जंप किया एक ड्रामा की तरफ तो कितना डिफरेंस आया अमाउंट का? आपको ये किसने कहा कि स्टेज पे पैसे सही होते हैं? मतलब आप किस सही होते हैं? आप किस स्टेज की बात करते हैं? ये स्टेज ड्रामास वगैरह या परफॉर्मेंस? स्टेज ड्रामा इज डिफरेंट। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ थिएटर, अभी हमारे यहाँ लोगों को थिएटर का पता नहीं कि थिएटर क्या होता है। ये जो हम स्टेज ड्रामास देखते हैं, जो पंजाबी ड्रामे मोस्टली लाहौर में होते हैं, जिसमें मुजरा कल्चर अब दिखाया जाता है, इस तरह के डांसेस दिखाए जाते हैं या बेहुदा बातें की जाती हैं, इसको हम स्टेज परफॉर्मेंसेस कहते हैं। लेकिन थिएटर तो कुछ और है, इसको हम पैरेलल थिएटर या फैमिली थिएटर कहते हैं। वो पाकिस्तान में तो बहुत कम होता है। लाहौर में 1-2 इदारे हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं, जिसमें अशफाक अहमद साहब के स्क्रिप्ट आप करते हैं, इसमें आप मंटो के स्क्रिप्ट करते हैं, आप इसमें और हमारे बड़े बड़े जो लिखारी हैं हम उनके स्क्रिप्ट करते हैं। उसमें एक लेसन होता है, उसमें एक बात भी तहजीब से हटके नहीं होती, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती जिस पे आप सवाल उठा सकें, आपके बच्चे फैमिली देख सकते हैं, ठीक है। तो अजोका थिएटर है लाहौर में, वो करता है ऐसा काम, पैरेलल थिएटर। तो उनको कहाँ पैसे मिलते हैं? पैसे नहीं मिलते? नहीं, बहुत कम। उनके पास फंडिंग ही नहीं होती, लोग देखने नहीं आते, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो देखते हैं हल्ला गुल्ला, वो देखते हैं कि कुछ अजीब सा हो तो वहाँ रश लगा होता है, वहाँ टिकट भी देंगे। लेकिन जहाँ पे बात आर्ट की आएगी, जहाँ पे हमें कुछ लेसन मिलेगा, तो वहाँ लोग कम आते हैं। और जो आते भी हैं वो आगे फ्री कर देंगे तो लोग आ जाते हैं, अगर आप टिकट लगा देंगे तो लोग थोड़े आते हैं। तो कुछ हैं प्राइवेट प्रोडक्शंस जो अभी भी कर रही हैं पाकिस्तान में काम, और उनकी ऑडियंस भी अच्छी है और लोग आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट लवर्स नहीं हैं, लेकिन उसकी रेशो कम हो गई है। आर्टिस्ट का मुआवजा जो थिएटर आर्टिस्ट है उसका इतना नहीं है जितना पहले होता था। अब और तो जब ड्रामा ज्वाइन किया तो आई थिंक ड्रामा में थिएटर की निस्बत ड्रामा में ज़्यादा आपको मिल जाता है ड्रामा में। अच्छा, वहाँ यूं तो नहीं हुआ कि आप यू आर बिगिनर, तो अभी फिलहाल ऐसे ही चलो के बस? ये हमने किया, हमने लाहौर में 3-4 साल ऐसे ही काम किया। अच्छा, कि कोलैबोरेशन कर ली। ये एक बहुत बड़ा तजाद है हमारे माशरे में। अमूमन जो लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट आपने करना है, एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। एक सबसे बड़ा जो एक लाइन वो बोलते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि आपको हम स्क्रीन नहीं दे रहे। हाँ, ये अब इस पे हम बात करेंगे। अमूमन ये कल्चर एक पाया जाता है हमारे यहाँ हर जगह पे कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, लेट्स आप थीसिस बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको शौक है या आपकी ज़रूरत है, तो आपने वीडियोग्राफर को भी पैसे दे दिए, आपने लाइट्स भी परचेज कर ली, आपने स्क्रिप्ट राइटर को भी पैसे दे दिए, ठीक है, आपने जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं वो भी करने हैं, आपने बाकी हर बंदा जो वहाँ काम कर रहा है हर किसी ने उसके पैसे लेने। और जब आर्टिस्ट की बारी आएगी, आप कोलैबोरेशन कर लें, हम आपको स्क्रीन दे रहे हैं, हम आपको काम दे रहे हैं, अगर हमारा चल गया तो फिर हम आपको दे देंगे, और ना चला तो फिर चलो स्क्रीन तो आपको मिल गई ना, थोड़ी सी काम करने को तो मिल गया। तो आर्टिस्ट को डिवैल्यू करना है। इसके हम भी जब बिगिनर्स होते हैं तो हमें स्क्रीन चाहिए होती है ऑफ कोर्स, फिर हम कहते हैं चलो ठीक है कर लेते हैं, काम नहीं मिल रहा, चलो और नहीं तो एक सीन सही वीडियो लगा देंगे, एक पोर्टफोलियो बन रहा है, तो हमें ये जानसा दिया था कि पोर्टफोलियो आपका बन रहा है, आपको ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम जो अदाकार हैं या आर्टिस्ट जितने भी हैं, इनको चाहिए कि इनका बाइकआउट करें। आपको आप जब देखें, आप जितने भी फील्ड हैं, जैसे आप न्यूज़ एंकर हैं, आप अगर न्यूज़ एंकर हैं तो आपको इदारा पे करता है इस चीज़ का। आप दुकानदार हैं, आप सैलरी पे, आप किसी भी, आप अपने भाई की दुकान पे चले जाएं, आप उससे मुफ्त कुछ चीज़ लेके तो आए, वो आपको उस चीज़ के पैसे आपको देने पड़ेंगे।
और यही बिजनेस का रूल है। तो शोबिज भी शो बिजनेस कहते हैं ना इसको, ये भी तो बिजनेस है। तो यहाँ आप हर बंदे को पैसे देते हैं, लेकिन जब आर्टिस्ट की बारी आती है तो आप कहते हैं नहीं आप कर लें, आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा। आप ये तो नहीं कहते कि इवन कि आप होम ट्यूटर हायर करते हैं तो आप ये तो नहीं कहते कि आप उस्ताद हैं, आपको सवाब मिलेगा पढ़ाने का। आप कुरान मजीद की तालीम देने हाँ, के लिए इवन कि हमें आप हदिया देना कुरान पड़ता है। मजीद का भी आपको हदिया देना होता है, और ये रवायत है हमारी। लेकिन जब हम आर्टिस्ट की बारी आती है तो हम इस चीज़ से पता नहीं क्यों पिछड़ जाते हैं, और ये इस चीज़ के बारे में एहतजाज करना चाहिए हम सबको। अच्छा, एहतजाज ये भी कहते हैं ना कि ये कुछ आर्टिस्ट जो है ना किसी प्रोडक्शन टीम्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। हाँ। अब वो फिर नए आने वाले लोग कहाँ जाएंगे जब वो जो प्रोवाइडर्स हैं, जो इनको आर्टिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास तो पूरी लिस्ट होती है। देखिए कंपटीशन होता है, आपकी कनेक्शंस भी होते हैं, आपने अपनी जगह खुद बनानी होती है। उसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू आएँ, आपको आपके चाहने वाले इतने हो जाएं कि वो उनकी मजबूरी होगी इसको रखना है। ज़ाहिर एक बंदा है, मैं बताता हूँ, जो हमारे हमसे सीनियर्स हैं, वो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है ज़ाहिर है उनके कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। कैरेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे, वो और ज़्यादा हीरो आ रहे हैं। नहीं, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग साजिश नहीं ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग साइंस है। लोगों की जगह लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मेरी एज में जो मुझ पे कैरेक्टर सूट करता है वो मैं ही करूँगा ना, वो मुझसे 10 साल या 20 साल बड़ा आदमी नहीं बिल्कुल करेगा। ऐसे ही। तो जो मुझसे पिछले हैं, जो पिछली एज के लोग हैं, उनके कैरेक्टर्स वही करेंगे। तो ये आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना होता है, अपने आप को मनवाना होता है कि मैं इस चीज़ में सबसे बेस्ट हूँ। और जब आप होते हैं तो आपको 1 2 3 जगह से रिजेक्शन हो जाएगी, खैर है, कोई बात नहीं, हाँ। it's a तो part of इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, ये चीज़ आपको फेस करनी है। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पे बिगिनर्स को, कि हमें प्रोफेशनलिज्म नहीं आता। हमें पता ही नहीं है कि हमने अपना आर्ट जो है वो पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो हम कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप कमर्शियल लाइफ में जब आ रहे हैं तो आपको उसकी SOP समझनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो इंडस्ट्री में चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आप अपना आर्ट भी बयान पेश कर सकते हैं, आप अपना आर्ट दिखा सकते हैं। आप जब आप स्टैब्लिश हो जाते हैं, जब आप एक आपके कनेक्शंस बन जाते हैं, इनफैक्ट आप अपनी डिमांड रखते हो हाँ, कि फिर आप मेरी ये डिमांड्स भी रखें, तो ये भी एक अच्छा तरीक़ाकार है। और जो इस चीज़, और बहुत सारे हमने देखे हमारे दोस्त, वो इस बात पे बैठे हैं कि हमें घर बैठे कॉल आएगी, अल्लाह करे उनको कॉल आए। हाँ, हम तो दुआ को आ भी सकती है, ऐसा मौजज़ा हो भी सकता है। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है इसमें इतनी तेज़ी है, जब कास्टिंग हो रही होती है तो इतनी तेज़ी से हो रही होती है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो इतना सर्च करें, टैलेंट को हंट करें। तो आपको उनके आसपास रहना पड़ना, ताकि आप उनको नज़र आए तो आप नज़रों में कास्ट रहें आप करें। तो वो है ना गाना, नज़र के सामने जिगर के पास। तो हमें नज़र के सामने और जिगर के पास जिगर के रहना पास चाहिए, रहना। सिंपल। अच्छा, मैं आपका एक टैलेंट देख रही थी, आप पोइट्री बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं, एक बल्कि इनफैक्ट आपका एक रॉयल अंदाज है। अब क्योंकि हमने अपने इख्तिताम की तरफ जाना है, मैं कहती हूँ लास्ट में आप अपने अंदाज में कोई हमें सुना दें। मैं ज़रूर, मैं एक दफ़ा देख लूँ, मैं शायरी गलत पढ़ दिया तो शायरों ने मुझे जी जी, वहीं पर शायर पकड़ लेंगे वैसे पकड़ ही लेंगे। हमारे दोस्त है डॉक्टर वकील, उनका एक शेर आपको सुनाऊंगा कि हम पे दिल हारे, हमें अपना भी दिल दादा करे। हम पे दिल हारे, हमें अपना भी दिल दादा करे। गुज़र औकात को पेचीदा नहीं सादा करे। वाह, इतनी आवाज़ें हैं और एक भी ऐसी नहीं है। इतनी आवाज़ें हैं और एक भी ऐसी नहीं है। जाने वालों को जो लौट आने पे आमादा करे। इतनी आवाज़ें हैं और एक भी ऐसी नहीं है। जाने वालों को जो लौट आने पे आमादा करे। एक और शेर मुझे आ रहा है याद, तो वो सुनाऊंगा। आदमी एक दफ़ा दिल से उतर जाए तो फिर, आदमी एक दफ़ा दिल से उतर जाए तो फिर साथ रह सकता है, दरकार नहीं रह सकता। मुश्किलें हैं कोई त्यौहार नहीं है मेरे दोस्त, आदमी पहले से तैयार नहीं रह सकता। वाह, कमाल है, कमाल है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, और ऑब्वियसली वो लोग जो हंटिंग में है कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिले या हम कहीं आगे किसी और मंजिल की तरफ बढ़ें, उन्हें बहुत ज़्यादा नए आने वाले लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाजरीन, मुझे सना को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।